एक समय की बात है, जंगल के उस पार एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वो रोज सुबह जल्दी उठता और उठकर निकल जाता जंगल की तरफ लकड़ियां काटने। और फिर लकड़ियां काटकर अपने घर ले आता। और जो वो लकड़ियां लेकर आता, उससे वो और उसकी पत्नी लकड़ी की टोकरियां बनाया करते और उन टोकरियों को फिर बाजार में बेच दिया करते और वो अपना घर इसी से चला रहे थे। पर उनका कोई बच्चा नहीं था और इस बात से वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। रोज की तरह वो लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए निकल पड़ा जंगल की तरफ। वो लकड़ियां काट ही रहा था, तभी उसे पेड़ के पीछे से बहुत तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उस रोशनी को देखकर वो चौंक गया और वो उसी ओर आगे बढ़ने लगा। उसने देखा वहां एक बहुत ही सुंदर छोटी सी बच्ची बैठी हुई है, जो रोशनी से भी तेज चमक रही है। उस बच्ची के आसपास कोई नहीं था, वो बिल्कुल अकेली थी और ये देखकर वो समझ जाता है कि इस बच्ची का भी कोई नहीं है और वो उसको अपने घर ले जाने का फैसला करता है और वो ले चलता है उस सुंदर सी बच्ची को अपने घर। और वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और उस बच्ची को देखकर उसकी पत्नी खुश भी होती है बहुत और हैरान भी। वो अपने पति से पूछती है, ये इतनी प्यारी सी बच्ची किसकी है, कहाँ पर मिली आपको ये? और फिर जंगल में जो जो हुआ था वो सब वो अपनी पत्नी को बता देता है कि उसको ये बच्ची कैसे मिली। और वो बच्ची उसको रोशनी में मिली थी, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर उस बच्ची का नाम रोशनी रख दिया। वो दोनों उस बच्ची को बहुत प्यार करते। और अगले दिन फिर से सुबह हो जाती है और वो रोज की तरह निकल पड़ता है जंगल की तरफ लकड़ियां काटने। वो तो हमेशा की तरह लकड़ियां ही काट रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है वहीं पास में पड़े हुए सोने के सिक्कों पर। उन सिक्कों को देखकर पहले तो वो चौंक जाता है, फिर वो उसी तरफ बढ़ता है और उन सिक्कों को अपने थैले में डाल लेता है और उनको लेकर निकल पड़ता है अपने घर की तरफ। और फिर वो अपनी पत्नी को बताता है, अरे सुनती हो, देखो मेरे को आज जंगल में क्या मिला। और तभी उसकी पत्नी बोलती है, हमारे घर में तो लक्ष्मी आई है, इसके आते ही हमारे दिन बदलने लगे हैं। और फिर ऐसा ही चलता रहता है। वो रोज जंगल जाता और वहां से सोने के सिक्के लेकर आता और देखते ही देखते वो लोग बहुत अमीर हो गए और उन्होंने एक बड़ा नया घर भी ले लिया। और वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी भी बड़ी हो गई। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसके जितनी सुंदर लड़की आसपास के गांव में कोई नहीं थी और उसकी सुंदरता के चर्चे लोगों के बीच में भी होने लगे थे। एक रात वो सो रही थी और उसी रात उसके पिता ने उसकी माँ को बोला, सुनो, रोशनी अब बड़ी हो गई है, उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के गांव में होने लगे हैं। अब वो समय आ गया है जब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए और उसे अलविदा कह देना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हो, हमें उससे जल्द ही बात करनी होगी इस बारे में। अगले दिन जैसे ही वो उठती है, उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है और वो अपने पिता के पास चली जाती है। बेटा रोशनी, हमें तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, कहिए पिताजी, क्या बात है? आप क्यों इतने परेशान हैं? हम तुम्हारी शादी करने की सोच रहे हैं, अब तुम बड़ी हो गई हो। ओह पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आप मुझे खुद से दूर क्यों भेजना चाहते हैं? नहीं नहीं बेटा, मैं तुमको दूर नहीं भेज रहा।
मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। सुनो बेटा, मैं तुमको फोर्स नहीं कर रहा शादी के लिए, पर कुछ लड़कों से मिलो, शादी के बारे में सोचो। उसके बाद रोशनी ने कुछ नहीं कहा, पर वो अपने पिता की बातों को सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। पर अगले ही दिन वो देखते हैं कि उनके घर पर उनके राज्य के राजकुमार आए हैं। राजकुमार को अपने घर पर देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है हमारे यहाँ। हम यहाँ पर आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा और उसको हमेशा खुश रखूँगा। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हमें बहुत खुशी होगी अगर हमारी बेटी की शादी आपसे होती है। रोशनी, इधर आओ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। और फिर रोशनी वहाँ आ जाती है। रोशनी की सुंदरता को राजकुमार देखता ही रह जाता है और वो मन ही मन रोशनी को पसंद भी करने लगता है। मुझे पता है आप मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, पर क्या आप मेरी सिर्फ एक बात मान सकते हो? मैं शादी नहीं करना चाहती। आपकी इस इच्छा का सम्मान किया जाएगा, पर क्या आप भी मेरी एक बात मानोगी? क्या मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ? और उसके बाद वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन रोशनी अपनी खिड़की के बाहर बैठकर चांद को देखकर दुखी हो रही होती है। तभी उसके पिता वहाँ पर आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं, क्या हुआ है बेटा तुमको? क्यों दुखी हो तुम इतना? तब रोशनी अपने पिता को बताती है, पिताजी, मुझे रोज रात को सपने आते हैं। मुझे आपसे दूर ले जाने के लिए चांद से कुछ परियां आ रही हैं और वो मुझे अपने साथ ले जाएंगी आप सबसे दूर। और कल रात ही उन्होंने मुझे बोला है कि इस महीने की 12 तारीख को वो दिन आने वाला है जब वो मुझे लेने आएंगी और अपने साथ चांद पर ले जाएंगी। पर मैं नहीं जाना चाहती, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ पिताजी। और ये कहकर वो बहुत तेज रोने लगती है। ये देखकर लकड़हारा बहुत दुखी हो जाता है और फिर वो खिड़की के बाहर देखता है और वो चांद को देखता है। उसकी रोशनी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है, जैसे उसकी रोशनी कहीं खो सी गई हो। और तभी वो राजकुमार को खत भिजवाता है उससे मदद मांगने के लिए। राजकुमार बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है, मैं रोशनी को किसी को नहीं ले जाने दूंगा। और आखिर में महीने का वो 12वां दिन आ ही जाता है और राजकुमार अपने सैनिकों को लेकर पहुंच जाता है उसके घर, अपनी तलवारों को लेकर उसको बचाने के लिए। और वहीं वो लकड़हारा अपनी बेटी और पत्नी को लेकर घर के तहखाने में चला जाता है ताकि कोई वहां तक ना पहुंच पाए रोशनी को लेने के लिए। और थोड़ी देर बाद ही चांद से एक अलग सी लुभावनी सी धुन आने लगती है जिससे सब मोहित हो जाएं। और चांद पे से कुछ परियां जमीन पर एक रथ को लेकर आने लगी और जैसे ही वो धुन रोशनी के कानों में पड़ती है वो बस उस धुन के पीछे पीछे चलने लगती है और उन परियों के पास पहुंच जाती है। और वहां पहुंचते ही एक परी उस पर अपनी छड़ी से जादू करती है और वो एक बहुत ही सुंदर सी रानी में बदल जाती है। और तभी वहां पर उसके माता पिता आ जाते हैं और उनको देखकर वो बोलती है, आप दोनों ने मेरा बहुत अच्छा ध्यान रखा। आपसे अच्छे माँ बाप मुझे मिल ही नहीं सकते थे इस धरती पर अब मुझे अपनी दुनिया में जाना होगा। मेरे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे बिना चांद की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। क्या मतलब? कौन हो तुम? मैं चांद की रोशनी हूँ। मैं धरती पर घूमने के लिए आई थी, पर मैं रास्ता भटक गई और मेरी याददाश्त भी चली गई कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ। और वहीं पर आप मुझे मिल गए और आपने मुझे बहुत प्यार से बड़ा किया, पर अब मुझे वापस जाना होगा। तो क्या बेटा तुम जाकर हमें भूल जाओगी? क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आएगी? और वो उनको बोलती है,
जब जब आसमान में चांद होगा तब तब मैं आपसे मिलने आऊंगी। और ये कहकर वो उनको बाय करती है और वहां से चली जाती है चांद की तरफ। और उसके बाद वो लकड़हारा अपना बड़ा घर भी बेच देता है और वापस से चला जाता है अपने उसी पुराने घर में। और वो दोनों अपने जीवन का आखिरी समय अपने उसी पुराने घर में व्यतीत करते हैं। और इसी के साथ ही ये कहानी समाप्त होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए। और ऐसी ही और मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल हैप्पी किड्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। एक समय की बात है, किशनपुर नाम के गांव के एक घर में नंदू नाम का एक व्यापारी रहता था। वो रोज सुबह जल्दी उठकर ब्रश करता और अपने कपड़े उठाकर नहाने चला जाता। और वो समय से ही अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता। और उसकी पत्नी गीता उसके लिए खाना बनाकर तैयार रखती थी। वो दोनों साथ बैठकर खाना खाते और उसके बाद नंदू निकल पड़ता अपनी दुकान की तरफ अपना सामान उठाकर। वो बेहद सरल और कोमल स्वभाव का व्यक्ति था। गांव के बीचों बीच नंदू की बहुत बड़ी दुकान थी। नंदू बेहद मेहनती व्यक्ति था। वो 2 घंटे साइकिल चलाकर अपनी दुकान पर पहुंच जाता है, अपनी साइकिल खड़ी करता है और चला जाता है दुकान के अंदर। उसकी दुकान हर समय ग्राहकों से भरी रहती थी। रोज बहुत ज्यादा कमाई होती थी उसकी। पर कुछ समय बाद उसको व्यापार में भारी नुकसान हो जाता है। धीरे धीरे करके उसकी दुकान का सामान भी कम होने लग जाता है और कोई भी ग्राहक नहीं आता उसकी दुकान पर। और इतने भारी नुकसान की वजह से उसका कमाया हुआ सारा पैसा चला गया। और इतना ही नहीं, उस पर कर्जा तक हो गया। फिर उस कर्जे को चुकाने के लिए उसको अपनी दुकान तक बेचनी पड़ गई और उसके पास सारा धन समाप्त हो गया। उदास नंदू वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। वो दिन रात चिंता में रहता है कि अब क्या किया जाए। निराश नंदू अब अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम अब अपने मायके चली जाओ, मैं धन कमाने के लिए शहर की ओर निकल रहा हूँ। तो सब कुछ बिकने के बाद नंदू के पास एक भारी और बहुत ही महंगा सोने का पुश्तैनी तराजू बचता है, जिसे लेकर वो चल नहीं पाता। तो गांव छोड़ने से पहले वो अपने एक दोस्त भोंदू के घर गया। अरे नंदू, तुम आओ आओ, कैसे आना हुआ आज इतने दिन बाद हमारे घर? व्यापार में बहुत घाटा हो गया, इस वजह से मेरे को अपनी दुकान और मेरे को अपना घर भी बेचना पड़ा। अब सोचा है शहर जाके कुछ काम करूंगा, कुछ रुपया पैसा जोड़ूंगा। मेरे पास एक पुश्तैनी तराजू है, क्या तुम इसको रख लोगे? जब मैं शहर से वापस आऊंगा तब मैं तुमसे इसको ले लूंगा। हाँ हाँ मित्र, बिल्कुल मैं इसको रख लूंगा। इसे यहाँ रख दो और मैं तुम्हारा तराजू बहुत संभाल के रखूंगा। ठीक है मित्र, मुझे तुम पर विश्वास है। मैं अब शहर के लिए निकलता हूँ। ठीक है नंदू, ध्यान से जाना और जल्दी लौटना। भोंदू के घर से निकलने के बाद निराश नंदू निकल पड़ता है बस स्टैंड की तरफ। शहर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को फोन लगाया और उसने बताया कि मैं ठीक ठाक पहुंच चुका हूं, तुम मेरी चिंता मत करना। और फिर नंदू निकल पड़ा काम की तलाश में। और फिर नंदू वहां से चला जाता है।
वहां पर उसने कई छोटे बड़े काम करे। उसने सबसे पहले ट्रक ड्राइवर की नौकरी ज्वाइन कर ली। घर घर जाकर वो सामान डिलीवर करने लगा। दिन रात उसने एक कर दिए। बहुत ज्यादा मेहनत करी उसने। ऐसे ही सामान डिलीवर करते करते दिन बीतने लगे और उसके बाद उसने मेलों में पॉपकॉर्न की दुकान लगाना शुरू कर दिया। और उसके कुछ दिन बाद ही उसने एक बर्गर की दुकान में नौकरी ज्वाइन कर ली, जहां से वो काम सीख सके कि एक दुकान को कैसे चलाना है। और वहां से काम सीखने के बाद नंदू ने खुद की एक दुकान खोली, जिस पर देखते ही देखते बहुत ज्यादा लोग आने लगे। और उसकी दुकान दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई। उसने बहुत ज्यादा पैसा कमाया उस दुकान से। और देखते ही देखते वो फिर से बहुत ज्यादा अमीर हो गया। तो अब पैसा भी कमा लिया, सक्सेस भी कमा ली। फिर नंदू सोचता है कि अब उसको गांव की तरफ निकलना चाहिए। और वो निकल पड़ता है गांव जाने के लिए बस स्टैंड की तरफ। शहर से वापस आते ही वो अपने लिए एक नया घर खरीद लेता है। ये हमारा नया घर कितना सुंदर है। और साथ ही नंदू बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल भी खोल देता है। इतना बड़ा मॉल पूरे गांव में कोई नहीं था। नंदू के मॉल में ए टू जेड सारी चीजें मिलती थी। खाने से लेके पहनने तक की हर एक तरह का सामान था उसके मॉल में। और इस बात की खबर नंदू के दोस्त भोंदू को भी मिल जाती है कि नंदू गांव में वापस आ चुका है और अब उसने एक बहुत ही बड़ा मॉल खोला है। और मॉल को देखने के लिए वो भी पहुंच जाता है नंदू के मॉल में। वाह नंदू, क्या मॉल खोला है। बड़े आदमी बन गए हो अब तो तुम। बहुत पैसा रुपया जमा कर लिया शहर जाके। अरे नहीं नहीं मित्र, बस आप लोग की दुआएं और कृपा है। थोड़ा बहुत रुपया हुआ है, उससे ये नया बिजनेस कर लिया। तो एक दिन अपना सारा काम खत्म करके नंदू अपने मित्र भोंदू के यहाँ जाता है। और फिर वो दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं। और बताओ भोंदू, काम कैसा चल रहा है? घर में सब कैसे हैं? भाभी जी कैसी हैं? और तुम्हारा बेटा कैसा है? सब अच्छा चल रहा है मित्र। तुम्हारी भाभी भी अच्छी हैं और मेरा बेटा भी बहुत बढ़िया। वो आजकल पढ़ाई में लगा रहता है, पर शैतान बहुत हो गया है। अरे भोंदू, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? कोई बात नहीं, बच्चे हैं, शैतानी तो करेंगे ही। भोंदू, मैं शहर जाने से पहले तुमको अपना एक पुश्तैनी सोने का तराजू देके गया था। क्या अब तुम वो मुझको लौटा सकते हो? अरे अरे हाँ, तुम तराजू तो देखे गए थे, पर वो तो चूहे खा गए। वो मैंने दरअसल छुपा के अपने स्टोर रूम में रखा था और उस तराजू को चूहे खा गए। क्या? सोने के तराजू को चूहे खा गए? आखिरकार चूहा सोना कैसे खा सकता है? क्या बताऊं नंदू, वो खा गए। ठीक है। उसकी तराजू को वापस करने की कोई नीयत नहीं थी। भोंदू ने सोचा इस तराजू को बेचकर उसका अच्छा खासा दाम मिल जाएगा। और ये सुनकर नंदू समझ गया कि भोंदू के मन में तो लालच आ गया है। अब ये तराजू वापस नहीं करना चाहता। पहले तो नंदू थोड़ा परेशान हुआ, फिर उसने थोड़ा सोचा और फिर वो भोंदू को बोला, भोंदू, दरअसल मैं शहर से कुछ गिफ्ट लाया था। क्या तुम अपने बेटे को मेरे साथ बेच सकते हो? मैं वो गिफ्ट उसको देना चाहता हूँ।
हाँ नंदू, बिल्कुल ले जाओ। तभी भोंदू अपने बेटे राजू को बोलता है, जा बेटा, अंकल के यहाँ से गिफ्ट ले आ। और फिर राजू और नंदू वहां से निकल पड़ते हैं नंदू के घर की तरफ। घर पहुंचते ही नंदू राजू को एक कमरे में बंद कर देता है और पूरा दिन निकल जाता है, शाम हो जाती है और नंदू अपने तराजू के बारे में ही सोच रहा होता है। अब पूरा दिन निकल जाता है, शाम हो जाती है, तो भोंदू को चिंता होने लगती है कि राजू अभी तक घर क्यों नहीं आया और वो गुस्से में निकल पड़ता है नंदू के घर की तरफ। नंदू, मेरा बेटा अब तक घर क्यों नहीं आया? सुबह से शाम हो गई। मैंने उसे तुम्हारे साथ भेजा था गिफ्ट लेने के लिए, पर वो अब तक घर नहीं लौटा है। आखिर कहाँ है वो? शांत हो जाओ मित्र, शांत हो जाओ। तुम्हारे बेटे को दरअसल गिद्ध उठा के ले गया। गिद्ध उठा के ले गया? आखिरकार एक बच्चे को गिद्ध कैसे उठा के लेके जा सकता है? तुम क्या कर रहे थे उस टाइम? मित्र, मैं गिद्ध के पीछे भागा। मैंने खूब उसे पकड़ने की कोशिश करी, पर वो तुम्हारे बेटे को उठा के ले गया। मैं नहीं मान सकता ये बात। मैं जा रहा हूँ पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करने। दोनों में बहस शुरू हो जाती है और फिर दोनों इस मुकदमे को लेकर पहुंच जाते हैं कोर्ट में जज के पास। नंदू, भोंदू के बेटे को वापस करो। वो तुम्हारे साथ सुबह गिफ्ट लेने गया था और वो पहुंचा क्यों नहीं अब तक घर? क्या तुमने उसका अपहरण कर लिया है? जी नहीं जज साहब, मैंने उसका अपहरण नहीं किया। दरअसल जब हम आ रहे थे उसको गिद्ध उठा के ले गया। गिद्ध ले गया? आखिरकार गिद्ध कैसे ले जा सकता है एक बच्चे को? जी जज साहब, ठीक वैसे ही जैसे चूहे सोना खा सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। चूहे सोना खा सकते हैं? भोंदू ने नंदू पर अपने बेटे के अपहरण का इल्जाम लगाया और जज समझ जाता है कि दाल में कुछ न कुछ तो काला है, कोई ना कोई बात तो जरूर है। नंदू ने जज के सामने सारी कहानी बताई और कोर्ट में मौजूद सभी हंसने लगे सारी बात सुनकर और जज ने फैसला सुनाया। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। भोंदू, तुम नंदू का पुश्तैनी सोने का तराजू वापस करो और नंदू, तुम भोंदू के बेटे को वापस करो, तुरंत के तुरंत। और फिर भोंदू ने तराजू नंदू को वापस दे दिया और उसका बेटा भी वापस मिल गया। तो दोस्तों, इससे हमको यही सीख मिलती है कि लालच करना बुरा है। चालाकी से आप कुछ समय तो फायदा ले सकते हैं, पर अंत में नुकसान आपको ही पहुंचेगा। जैसे भोंदू ने लालच करा और अंत में सारा गांव में उसकी बेइज्जती हो गई, सब उसके ऊपर हंसे। तो बेहतर है ईमानदार रहें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। ऐसी ही और मोरल और मजेदार कहानियों के लिए हैप्पी किड्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक समय की बात है, एक गांव में एक भीमा नाम का गरीब किसान अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वो दोनों खूब मेहनती थे। वो फूलों की खेती किया करता था और उसकी पत्नी भी उसकी मदद कराया करती थी उसके काम में। वो भी खेत पर पहुंच जाती रोज और फूलों के गमले बनाने में उसकी मदद किया करती। और फिर जब गमले बनकर तैयार हो जाते, फिर वो उन गमलों को टोकरी में भर दिया करते और वो तैयार हो जाता अपनी दुकान की तरफ निकलने के लिए। ध्यान से जाइएगा, आप अपना ध्यान रखिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अपना ध्यान रखूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ दुकान की तरफ। फूल ले लो फूल, ताजे ताजे फूल, खुशबूदार फूल। फूल ले लो फूल, ताजे ताजे फूल। भैया, जरा ये बैंगनी फूलों वाला गमला मेरे लिए तैयार कर दीजिए। ये लीजिए आपका गमला। धन्यवाद भैया, ये लीजिए आपके पैसे। ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं और वो घर खर्च लायक कमाता रहता है। एक दिन वो अपने घर के बाहर बैठा बैठा सोचता है, क्यों ना मैं एक मुर्गी ले आऊं अपने घर पर, उससे हमारा मन भी लगा रहेगा और जो वो अंडे देगी उससे हमारा पेट भी भरता रहेगा।
तो अगले दिन वो सुबह उठता है और सोचता है कि आज जो भी कमाई होगी उससे मैं एक मुर्गी खरीद कर लाऊंगा। और जब वो शाम को घर आता है तो मुर्गी खरीद भी लाता है। अगली सुबह वो उठता है और उठकर मुर्गी के पास जाता है। वो वहां जाकर देखता है कि वहां मुर्गी के पास एक सोने का अंडा पड़ा हुआ है। उस अंडे को देखकर पहले तो वो चौंक जाता है, फिर बाद में बहुत खुश हो जाता है और वो समझ जाता है ये कोई आम मुर्गी नहीं है, ये तो जादुई मुर्गी है, सोने का अंडा देने वाली। वो उस सोने के अंडे को बेचकर पैसा लेकर आता है बाजार से अपने घर और देखते ही देखते वो बहुत अमीर हो जाते हैं। और वो एक बड़ा नया घर भी ले लेता है। उन दोनों के दिन बदल गए बस मुर्गी के आने से, पर ऐसा ज्यादा दिन तक चला नहीं। धीरे धीरे उसके मन में लालच आ गया तो वो और मुर्गियां ले आया। इसी लालच में क्या पता ये भी यहाँ सोने के अंडे देने लगे, पर ऐसा हुआ नहीं। बाकी मुर्गियां सोने के अंडे नहीं दे रही थी, पर उसको तो अब भी बहुत लालच आ चुका था सोने के अंडे का। उसको तो और पैसे चाहिए थे। तो एक रात वो सोचता है कि जो मुर्गी ये सोने का अंडा दे रही है उसके पेट में तो बहुत सारे सोने के अंडे होंगे, तो मैं एक बार में ही सारे सोने के अंडे ले लेता हूँ, बस उसका पेट काट कर। और वो चल पड़ता है मुर्गी को काटने के लिए। वो जैसे ही मुर्गी के पास जाता है वो देखता है धीरे धीरे मुर्गी अपने आकार से बहुत बड़ी होने लगी है और वो उसकी लंबाई से भी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। ऐसा देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचता है कहीं ये कोई भूत तो नहीं है। पर तभी मुर्गी बोलती है, मैं तेरी मेहनत को देखकर तुझ पर दया खाकर तेरी मदद कर रही थी और तू मुझे ही मारने चला आया। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ और तू जल्द ही दोबारा गरीब हो जाएगा, तेरा सारा सोना और संपत्ति गायब हो जाएगी। वो मुर्गी से माफी मांगता है पर मुर्गी गायब हो जाती है और उसके साथ साथ सारी मुर्गियां भी वहां से भाग जाती हैं। ये देखकर वो बहुत रोता है और सोचता है उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, क्यों उसने इतना लालच करा। काश उसने लालच ना दिखाया होता तो आज वो अपना अच्छा जीवन निकाल रहा होता। ज्यादा के लालच में उसने अपना सब कुछ खो दिया और वापस से गरीब हो गया। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी, जिससे आप सबको ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, आप भी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और साथ ही ऐसी ही और मोरल और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल हैप्पी किड्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एक समय की बात है, किशनपुर नाम का एक गांव था और उस गांव में एक सब्जी वाला था श्याम, जो बहुत ही ज्यादा मेहनती था। पूरे गांव में उसका ठेला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। वो अपनी सारी सब्जियां खुद उगाया करता था अपने खेतों में और वो किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं मिलाता था फसलों में। पहले वो अपने खेतों का काम करता, उसके बाद वहां से ताजी ताजी सब्जियां तोड़कर अपने ठेले पर रख लेता और उसके बाद वो ठेला लेकर निकल पड़ता गांव की तरफ अपनी सब्जियों को बेचने। और शाम पहुंच जाता है गांव में। आलू लो, गोभी लो, भिंडी लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो।
अरे बहन, वो देखो, श्याम सब्जी वाला ताजी ताजी सब्जियां लेकर आ गया है। चलो चलो जल्दी चलते हैं ताजी ताजी सब्जियां लेने। हाँ हाँ चलो चलो। श्याम जी 1 किलो भिंडी ते 1 किलो आलू पैक कर दो। हाँ हाँ सरदार जी, अभी करता हूँ, ये लो। और फिर वो दोनों भी पहुंच जाती हैं सब्जी वाले के ठेले के पास। भैया 1 किलो कद्दू पैक कर दो। हाँ हाँ दीदी, आपकी भी सब्जी अभी पैक करता हूँ, जरा रुकिए। वाह, नए नए और करारे करारे नोट। लगता है दीदी आज ही बैंक से निकाल के लाई हो। धीरे धीरे सब सब्जी लेकर चले जाते हैं और तभी गोपाल की पत्नी सुरीली भी वहां पर आ जाती है सब्जी लेने। वो सब्जी भी खरीद लेती है, पर जब सब्जी वाला उससे पैसे मांगता है तो वो बोली, भैया अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे पति भी घर पर नहीं हैं, पर आप जब शाम को सब्जी बेचकर वापस जाओगे तो उस वक्त पैसे लेते जाना, तब तक मेरे पति भी घर वापस आ जाएंगे। और ये सुनते ही सब्जी वाला भड़क गया और बोला, मेरे पास उधार का कोई हिसाब नहीं है, अगर पैसा है तो सब्जी लो, नहीं तो वापस कर दो। और रही तुम्हारे पति की बात, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, वो अगर किसी के पैसे ले ले तो वो कभी वापस नहीं करता। और सब्जी वाले की ऐसी बातें सुनकर गोपाल की पत्नी बहुत दुखी हो गई और उसने सारी सब्जी वापस लौटा दी। और फिर सब्जी वाला भी वहां से चला गया। और फिर शाम हो जाती है और गोपाल भी अपने घर की तरफ आने लगा और वो अपने घर पहुंच जाता है। घर पर जाकर वो देखता है उसकी पत्नी मुंह लटकाए बैठी है। क्या हुआ है तुम्हें, इतनी दुखी क्यों हो? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? बताओ मुझे। और फिर सुरीली ने सारी बातें अपनी पति को बता दी कि सब्जी वाला कितना भला बुरा बोल रहा था उसके पति के बारे में। और फिर सुरीली की बात सुनकर उसका पति मुस्कुराते हुए बोला, बस इतनी सी बात? देखो, उस सब्जी वाले का स्वभाव बुरा है, एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लोग उसके इस स्वभाव की वजह से उससे सब्जी लेना बंद कर देंगे, और तब उसे इस बात का एहसास होगा। और तुम परेशान मत हो, देखना वो दिन जल्दी ही आएगा। वहीं दूसरी तरफ शाम अपने घर आ जाता है और वो पैसे गिनने लगता है। वो देखता है कि उसकी तो अब बहुत ज्यादा कमाई होने लगी है और ज्यादा पैसों को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है कि और ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। और सोचते सोचते पूरी रात निकल जाती है। और अगले दिन सुबह होते ही वो खेतों की तरफ निकल पड़ता है कुछ केमिकल्स लेकर, जिन्हें वो अपने खेत में स्प्रे करने वाला था। उसने सोचा कि इन केमिकल से उसकी फसल दुगनी हो जाएगी, जिसको बेचकर वो दुगना दाम कमा पाएगा। और फिर वो अपने सारे खेतों में उन केमिकल्स को छिड़क देता है। और फिर वो वही केमिकल्स लगी हुई सब्जियां अपने खेत से उठाता है, उनको अपने ठेले पर रखता है और निकल पड़ता है गांव की तरफ उनको बेचने के लिए। और वो पहुंच जाता है गांव में सब्जी बेचने। जी ले लो, आलू लो, गोभी लो, भिंडी लो, टिंडे लो, घिया लो, तोरी लो, ताजी ताजी सब्जी लो। देखो सब्जी वाला आ गया, चलो पहले सब्जी लेकर आते हैं। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी चलते हैं। बताइए दीदी, आज आपके लिए कौन कौन सी सब्जी पैक कर दूं? ये लीजिए, जो जो आपने कहा था वो सब मैंने पैक कर दिया। ये क्या भैया, ये सारी सब्जियां तो सड़ी हुई हैं। देखो इनमें कितने कीड़े लगे हुए हैं। अरे नहीं नहीं, देखो सारी सब्जियां ठीक तो हैं। आपको इससे अच्छी सब्जियां नहीं मिलेंगी कहीं इतने कम दाम पे। आपको अभी थोड़े पैसे और देने होंगे। और ये सुनकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है।
और एक एक करके उसके सारे ग्राहक चले जाते हैं उस दिन बिना सब्जी लिए, और उसकी बिल्कुल भी सब्जियां नहीं बिकती, ना ही कोई कमाई होती। पहले तो वो वहीं खड़ा खड़ा इंतजार करता है कि कोई आए और उससे सब्जी ले, पर कोई नहीं आता और वो निराश मन से निकल पड़ता है अपने घर की तरफ। उस दिन वो बहुत ज्यादा दुखी होता है और वहीं अपने घर के बाहर बैठा होता है। तभी वो सोचता है कि चलो एक बार खेतों की तरफ भी देख आऊं कि फसल कितनी बढ़ गई है, और वो निकल पड़ता है खेतों की तरफ। और फिर शाम अपने खेत पर पहुंच जाता है, पर वहां जाते ही वो हैरान हो जाता है और चौंक जाता है। उसकी सारी फसल सड़ चुकी होती है, सारी सब्जियों में कीड़े लग चुके होते हैं, और ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। और रोते रोते वो अपने घर की तरफ वापस आ जाता है। और घर आके वो सोचता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई, काश उसने ऐसा ना किया होता, काश उसने और पैसों का लालच ना किया होता तो आज उसकी सब्जियां अच्छी बिक रही होती और वो खुश होता, और ना ही उसकी फसल सड़ती। तो दोस्तों, इससे हमको ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर सब्जी वाला अच्छा बर्ताव करता और ज्यादा पैसों का लालच ना दिखाता तो उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता। तो लालच ना करें और सबसे अच्छे से बोलें। एक समय की बात है, शहर के एक घर में राहुल नाम का लड़का अपनी पत्नी सीमा और माँ के साथ रहता था। तीनों अपना जीवन बहुत अच्छे से निकाल रहे थे। तभी गर्मियों की छुट्टियां पड़ गईं। और गुलाबो बुआ, रमेश फूफा और उनका बेटा चिंटू निकल पड़े गर्मियों की छुट्टियां मनाने राहुल के यहाँ। ट्रेन में बैठे बैठे चिंटू अपनी मम्मी से बोला, मम्मी हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे? बस बेटा थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। और थोड़ी ही देर में गाड़ी दिल्ली स्टेशन पर पहुंच जाती है। और बुआ, फूफा जी और उनका बेटा चिंटू स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वो तीनों स्टेशन के बाहर खड़े होकर टैक्सी का वेट करने लगते हैं। तभी वहां पर एक टैक्सी आ जाती है और वो तीनों टैक्सी में बैठ जाते हैं और टैक्सी वाला चल पड़ता है राहुल के घर की तरफ। और दूसरी तरफ राहुल ने तभी नया फर्नीचर ऑर्डर करा था और वो उसी में व्यस्त था। और तभी वो देखता है कि उसके घर के आगे एक टैक्सी आके रुकी है और उसमें से बुआ जी, फूफा जी और उनका बेटा चिंटू उतरे हैं। अरे फूफा जी, आप नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ फूफा जी, चलिए अंदर चलते हैं, आइए आइए। और फिर सब अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाने के बाद राहुल की पत्नी सीमा उन तीनों को ठंडा पानी, जूस देती है। और तभी फूफा जी बोले, अरे राहुल, घर में एसी नहीं है क्या? तभी राहुल की माँ बोली, भाई साहब अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। और यही सुनते ही फूफा जी अपने बेटे चिंटू से बोले, चिंटू चलो सारा सामान उठाओ और एसी वाले कमरे में चलो। तभी उनको रोकते हुए राहुल की माँ बोली, रुकिए जरा, खाना तो खा लीजिए आप पहले।
और उसने अपनी बहू को बोला, जाओ बेटा खाना बना लो। और फिर सीमा किचन में चली जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। उसके बाद सब साथ बैठकर खाना खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। और फिर फूफा जी राहुल के कमरे में चले जाते हैं। और ये सब देखकर राहुल और उसकी पत्नी सीमा चुप रहे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिन की ही तो बात है। और ऐसे ही दिन निकलते रहे और बुआ जी फूफा जी को राहुल के घर रहते हुए 1 महीना बीत गया। तब परेशान होकर राहुल ने अपनी माँ से पूछा, अरे माँ, ये फूफा जी कब जाने वाले हैं? हम कब तक अपना गुजारा इस हॉल में इसी तरह करेंगे? राहुल की बात सुनकर राहुल की माँ बोली, बेटा रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ भी तो नहीं कह सकते। राहुल की पत्नी सीमा बोली, ये सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा बेटा चिंटू सारा दिन घर में ऊधम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफा भी फाड़ दिया। ये सुनते ही राहुल गुस्सा हो गया कि उसने हमारा नया सोफा तक फाड़ दिया। और वो अपनी पत्नी से बोला, तुम चिंटू को ऐसा करने से रोक नहीं सकती क्या? वो घर की चीजों का नुकसान कर रहा है और तुम देखती जा रही हो। सीमा बोली, जब से बुआ जी फूफा जी आए हैं हर समय कुछ न कुछ खाने की डिमांड ही करते रहते हैं, जिससे मेरा और माँ का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। राहुल ने कहा, मैं अभी जाके फूफा जी से पूछता हूँ कि आखिर वो कब जा रहे हैं। राहुल ने बातों बातों में फूफा जी से कहा, फूफा जी आपको रहने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना? और कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे को बताना। और बताइए, आपकी जॉब कब से शुरू हो रही है? जॉब की छुट्टियां तो खत्म हो गई होंगी ना? फूफा जी राहुल से बोले, मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी, अब तो मैं अपना बिजनेस करता हूँ और इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को थोड़ा अच्छे से जान लूँ। मुझे 2-4 महीने और लग जाएंगे अभी इस शहर को जानने में। और ये सुनकर राहुल समझ गया कि फूफा जी अब जाने वाले नहीं हैं। उसने ये बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। और राहुल की बात सुनकर सीमा बोली, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप ये काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ जी और फूफा जी अपने कमरे में सो रहे थे, तभी उनका लड़का चिंटू चिल्लाता हुआ वहां भागता हुआ आया और उनके पास जाके बोला, मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल वहां आ गई और बुआ जी फूफा जी को बोली, हा हा हा, तुम में से कौन मेरा भोजन बनना चाहेगा पहले? चुड़ैल को देखकर वो बहुत ज्यादा डर गए और उस घर से भाग गए। और उनके जाने के बाद सीमा ने अपना चुड़ैल वाला मुखौटा उतार दिया। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। सीमा की सास ने कहा, तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है, और ये कहकर सब हंसने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह बुआ के परिवार ने अपनी रिश्तेदारी का गलत फायदा उठाया और दूसरों को परेशान करा। तो ऐसी ही और अच्छी कहानियां देखने के लिए हैप्पी किड्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।